की जो वार्ता का विषय है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा ईशान त्यागी जी का, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी का। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के सेशन के लिए दिया। आज का जो डिस्कशन का मुद्दा है वो कोरोना से लड़ाई को लेकर है कि हमारी सरकार जो है वो कोरोना की लड़ाई को लेकर कितना सजग है और क्या वो सही डायरेक्शन में जा रही है और क्या क्या चीजें हैं जो अभी और करनी बाकी हैं। इस विषय में हम बात करेंगे और एज अ सिविल सोसाइटी, एज वॉलंटियर्स, हम लोग और क्या कर सकते हैं इस लड़ाई से लड़ने को। तो मेरा पहला सवाल डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी से है। डॉक्टर राजाराम जी, हमने देखा कल एक 3 टियर सिस्टम बनाया नीति आयोग के हेल्थ सेक्रेटरी वीके पॉल साहब ने मिलके और हेल्थ मिनिस्ट्री ने, कि कोविड केयर सेंटर्स होंगे, उसके बाद वहां पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होंगे, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स होंगे, जहाँ पे 30-30 बेड की व्यवस्था की जाएगी, एक एक ऑक्सीमीटर 10-10 बेड पे दिया जाएगा, 5-5 लीटर के 2-2 सिलेंडर दिए जाएंगे और एक प्रबंध किया जाएगा वहां डॉक्टरी का, ताकि जो बेसिक दवाइयां हैं, जो बेसिक मॉडरेट केसेस हैं, जो 94 SpO2 लेवल से नीचे हैं, उनके लिए एक बेसिक चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। और अगर मान लीजिए वो उसके ऊपर जाते हैं, 90 to 94 के केसेस में जाते हैं, मॉडरेट में जाते हैं, तो उनके लिए प्राइमरी ये कहते हैं हेल्थ केयर सेंटर्स, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स खोले जाएंगे, जिसमें मॉडरेट केसेस 90 to 94 SpO2 के होंगे, जिसमें 1 पल्स मीटर पर बेड दिया जाएगा, ऑक्सीजन की क्लियर सप्लाई रहेगी ताकि कोई ऑक्सीजन की कमी से ना मरे। एक्सरे यूनिट भी दी जाएंगी, रिसक्सिटेशन बैग्स भी दिए जाएंगे 5-5, और फैसिलिटी फॉर बायोकेमिस्ट्री टेस्ट और ब्लड टेस्ट दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए 90 से नीचे SpO2 लेवल जाते हैं तो वो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स में जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, जो भी सरकार निर्धारित करेगी, जो लोकल डीएम निर्धारित करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसकी मीटिंग ली सारे डीएम्स के साथ, 23 डिस्ट्रिक्ट के डीएम्स के साथ। आपको क्या लगता है कि डिस्ट्रिक्ट डीएम्स इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए कारगर साबित होंगे? क्योंकि आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काफी रोल हो गया है, पुलिस को भी मैनेज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी मैनेज करते हैं, और अब ये हेल्थ कोविड फैसिलिटी मैनेजमेंट, जिसमें सीएमओ का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो सीएमओ और डीएम की जो खींचतान है, और जिस तरीके से सरकार जो है ये 3 टियर सिस्टम बना के रूरल एरियाज में कंट्रोल करना चाह रही है कोविड-19 के संक्रमण को फैलने को, आपका इस बारे में क्या राय है और क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? आप मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी? डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, आप क्या सुन पा रहे हैं? ईशान जी, आप सुन पा रहे हैं? जी आदमी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। आप इसका जवाब देना चाहेंगे? शायद डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी से हमारा संपर्क टूट गया। जी देखिए, फिलहाल क्या है कि कोविड का जो हमारा संक्रमण है, जैसे कि हम सबको मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच चुका है, और चाहे वो उत्तर प्रदेश ले लें, हम मध्य प्रदेश ले लें, या फिर कोई सा भी अन्य राज्य ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, जहाँ पे सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। और डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि उनका तो टेस्ट का रिपोर्ट भी मेरे ख्याल से 15-16 दिन बाद आया था, अगर हम सबको याद हो तो इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, उसमें जरूरी स्टेप ये लेना था कि हमने 3 टियर सिस्टम बनाया है वो बेहतर है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सरकारों को अब सीरियस होके काम करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि अगर आप देखें आतिश जी, कि कल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने साफ साफ बोला है कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, वो बद से बदतर हो गई हैं, और वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अगर मैं आप उनको कोट करना चाहूँ तो मैं 1 मिनट में कोट कर देता हूँ। हाई कोर्ट ने क्या बोला है? हाई कोर्ट ने बोला है, द मैनर इट 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 का मतलब यह है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टैंड्स टुडे, इट इज वेरी डेलिकेट, फ्रेजाइल एंड डेलिबरेटेड। इसका मतलब यह है कि अभी बहुत डेलिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत फ्रेजाइल है, और ये ज्यादा कारगर साबित नहीं होगा अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स हमारे आने लगे मेडिकल केयर सेंटर्स में। दूसरी तरफ कल हमने परसों देखा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे, जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, कि उत्तर प्रदेश तीसरी वेव से लड़ने के लिए सक्षम है, और उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की चीजों से हमको बचना चाहिए, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है हमें कोऑर्डिनेशन की। जब तक गवर्नमेंट्स का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का केंद्र की सरकार से हो, केंद्र सरकार का राज्य सरकार से हो, राज्य सरकार का
अन्य विभागों से हो, चाहे वो डीएम के साथ हो या कोई भी प्रशासन अधिकारी के साथ हो, इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है हमें कोऑर्डिनेशन की। अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो हम कितना भी टीयर सिस्टम ले आए, हम 4 टीयर ले आए, 5 टीयर ले आए, 10 टीयर सिस्टम ले आए, जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक हमारे पास मैन पावर नहीं होगी, तब तक हम सफल नहीं हो सकते और हम देश के लोगों की जान नहीं बचा पाएंगे। तो सबसे जरूरी है, पहली चीज तो होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन की। अब बात करते हैं कि ठीक है 3 टीयर सिस्टम लेकर आए हैं, सबसे जरूरी है कि आप उसमें अब सप्लाईज देखें, किस तरह से आप सप्लाईज मेंटेन करेंगे। बेसिक मेडिसिन होनी चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जिस तरह से देखा कि ऑक्सीजन की सप्लाई मुझे लग रहा है कि अभी भी कम पड़ेगी हमको, और अभी भी जो बेड्स हैं उस पे ऑक्सीजन की सप्लाई, आई थिंक, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कितने बेड्स पे कितनी ऑक्सीजन सप्लाई है, बट वो कम पड़ेगी। दूसरी चीज ये है इसमें कि हमको जो एक आखिरी चीज बोल के मैं विराम देना चाहूंगा कि हमको इस टाइम फोकस करना पड़ेगा कि हम कैसे मैन पावर लेकर आए, कैसे हम डॉक्टर्स और नर्सेस की संख्या बढ़ाएं, क्योंकि डॉक्टर्स और नर्सेस हमारे ऑलरेडी ओवर स्ट्रेस्ड हैं और बहुत ज्यादा देखा जाए तो स्ट्रेस में काम कर रहे हैं इस टाइम, 24 घंटे काम कर रहे हैं, और वो है तो इंसान ही, वो भी मेंटली, उनको भी रेस्ट चाहिए और उनको भी अपना आराम चाहिए पूरा। तो उसके बाद तभी वो इफेक्टिवली आगे काम कर पाएंगे, आगे लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकार हो, उसको ये फोकस करना चाहिए कि वो कैसे मैन पावर बढ़ाएगी। और मैन पावर प्लानिंग सबसे बेहतर मुझे जो लगता है, वो सीएमओ से बेहतर मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की वो एक कैपेबिलिटी होती है कि वो मैन पावर प्लानिंग में सक्षम होता है। तो इसलिए बागडोर डीएम के हाथ में होनी चाहिए और मेडिकल एडवाइस सीएमओ से लेनी चाहिए, क्योंकि वो मेडिकल टर्म्स में बेहतर आपको बता सकते हैं कि आपको किन दवाइयों की जरूरत है, किन इंजेक्शन की जरूरत है और कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। कई जगह देखा गया है कि सीएमओ को डीएम भड़काते हैं कि तुमने दवा टाइम पे नहीं भेजी, ये नहीं करा, तुम्हारा ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे सपोर्ट ठीक नहीं। अब सीएमओ जो है उनका एक दायरा होता है, वो एक फिजिशियन होते हैं, वो एक आपको एक लाइन ऑफ जो ट्रीटमेंट है उसको देख सकते हैं, जो वहाँ का कार्य व्यवस्था है, ऑक्सीजन लाइन है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ठीक से पहुंचे नहीं पहुंचे, या ऑक्सीजन जनरेटर सही से चल रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई की क्या पोजीशन है, ये लॉजिस्टिक्स का काम जो है ये एक स्पेशलाइज्ड काम है। आपको नहीं लगता किसी एजेंसी को हायर कर लेना चाहिए इस काम के लिए? क्योंकि डॉक्टर्स हर काम नहीं कर सकते, डॉक्टर्स का काम नहीं है लॉजिस्टिक सपोर्ट देखना या ऑक्सीजन सपोर्ट को देखना, और इस वजह से काफी सारी फ्रिक्शन हो रही है। आज प्रशासन और सीएमओ को या सीएमओ या उनके आगे हेल्थ वर्कर्स को लेके हड़का के काम कराना, कोई वहां पे अगर मान लीजिए कोई जर्नलिस्ट पहुंच जाता है, कोई पत्रकार पहुंच जाता है, तो उससे बात नहीं करने देते, तो पूछता है फैसिलिटीज क्या अवेलेबल है, कि वहां की त्रुटियां दिखाई जाए तो उनसे बात नहीं करने देते हैं। तो एक जो ओपेकनेस है, और ये लॉकडाउन भी है, और लॉकडाउन की वजह से कई सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, लोग नहीं पहुंच पा रहे, कुछ चीजें नहीं पहुंच पा रही। लॉकडाउन में आपको पता है सारे प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट्स क्लोज्ड हैं, 99% जो फैसिलिटीज हैं वो प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट्स के थ्रू ही जाती हैं। अगर प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट्स क्लोज होंगे और वहां पे काम नहीं करने देंगे, ऑफिस नहीं खोलने देंगे, तो काम कैसे होगा? आपको लगता नहीं कि कंप्लीट लॉकडाउन से हमको पार्शियल लॉकडाउन पे जाना चाहिए? जो जरूरत की चीजें हैं, मेडिकल सप्लाईज की एसेंशियल्स, और जो और भी कार्य व्यवस्थाएं हैं, उनको खोलने के लिए कुछ 20-30% लॉकडाउन खोल देना चाहिए इन लोगों के लिए। आत्म जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली। देखिए, मैं पर्सनली हमेशा से, या मेरा जो व्यक्तिगत मानना ये है कि लॉकडाउन एक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है वो कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ने के लिए। लॉकडाउन के अगर एक फायदा है कि हाँ, उससे चेन टूट सकती है कोविड की, लेकिन उसके कई नुकसान है। लोगों का रोजगार चला जाता है, लोग वापस अपने जो गांव हैं उनमें पलायन कर रहे हैं, और शहरों में ये बाद में दिक्कत आएगी कि जब कोविड-19 नीचे कम, वायरस के संक्रमण कम होगा, तो लोगों को दिक्कत आएगी कि तो वापस से जो हमको इकोनॉमी उठानी है वो हमारी उठ नहीं पाएगी। तो ये अगर आप देखें, एक डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन आप पूरे देश में देखें तो 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात आएगी। दूसरी चीज अब आपने बोली इसमें कि लॉजिस्टिक्स किसको देखनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स, मेरा मानना यह है कि हाँ, लॉकडाउन थोड़ा खोलना चाहिए, प्राइवेट को इन्वॉल्व करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि देखिए प्राइवेट्स के या फिर जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा होता है। और उसमें जो तीसरी चीज है, आपने बोला कि सीएमओज जो है, सीएमओज का क्या रोल है। देखिए, सीएमओज कोई लॉजिस्टिक ऑफिसर तो है नहीं। सीएमओ सीएमओ को जानकारी है मेडिकल टर्म्स की, मेडिकल साइंस की, और उसका काम इतना होना चाहिए कि हॉस्पिटल्स में जिस तरह से कार्य प्रणाली चल रही है, जिस तरह से डॉक्टर्स देख रहे हैं लोगों को, पहली बात तो सीएमओ को हमको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेन करने के बाद वो डॉक्टर्स को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके ट्रेन करें सीएमओ। एक पूरा हमको इस तरह का फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि सीएमओ ट्रेन हो, उसके बाद वो डॉक्टर्स को ट्रेन करें कि क्या हमारा बेसिक मेडिकेशन है, अगर 5 दिन किसी व्यक्ति को संक्रमित हुए हैं, उसको किस तरह की दवाई देनी है, 5 दिन के बाद अगर उसकी स्थिति बिगड़ती है या वो
और मान लीजिए 7 दिन के बाद भी आता है स्थिति बिगड़ने के बाद, तो उसको किस तरह से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 7 दिन से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो आप उसको बेसिक ट्रीटमेंट देंगे, सिर्फ पहला जो इनिशियल प्रोसेस होता है, और उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए कुछ और प्रणाली होगी। देखिए, हम मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है, तो ये सीएमओज बताएं। सीएमओज दूसरी चीज ये बताएं कि ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ेगी हर एक हॉस्पिटल में। तीसरी चीज ये हो कि सीएमओ जाके रिपोर्ट करें डीएम को, और डीएम जाके इसको सरकार के साथ ले, राज्य सरकार के साथ, हमको इसको बैक ट्रेसिंग करना पड़ेगा राज्य सरकार के साथ ले, और राज्य सरकार जाके केंद्र सरकार से बोले कि हमारी इतनी डिमांड है, आप हमें ऑक्सीजन दीजिए। तो अगर हम जैसे व्यक्ति को, मुझ जैसे व्यक्ति को या आपको ये बातें समझ आ सकती हैं, तो मुझे नहीं पता कि सरकार को क्या देरी लग रही है ये सब बातें समझने में। क्योंकि ये एक छोटी मोटी फाइट नहीं है इस वायरस के अगेंस्ट। हमको फुल फ्लेजेड अपने सारे वेपन्स निकाल के, अपने सारे हथियार निकाल के इस वायरस के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। और सरकार के पास ही सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं लड़ने के लिए, सरकार ही सक्षम है इस वायरस से लड़ने में। लोगों को सिर्फ आप अवेयर कर सकते हैं, लोग आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट तो सरकार को और प्रशासन को ही करना पड़ेगा। जी, प्रबल प्रताप जी, आपने देखा अभी एक मणिपुर के जर्नलिस्ट अरेस्ट हो गए। उन्होंने सिर्फ एक विज्ञप्ति बयान दिया था। किशोर चंद्र वाखेम उनका नाम है, मणिपुर के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने सिर्फ एक ये बात बताई कि काउडंग या गौमूत्र या गोबर जो है वो प्रमोट नहीं करना चाहिए कोविड-19 प्रोटोकॉल में, क्योंकि कई सरकार से जुड़े हुए लोग, कोई मेंबर पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर जी का भी बयान आया, उनको लोग फॉलो करते हैं। उन्होंने कह दिया कि जी काउडंग और काउ यूरिन का इस्तेमाल करें, हवन कराएं। जौनपुर में पीछे खबर आई कि 200 300 लोग बैठ के हवन करा रहे हैं, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। तो और आज पीएम मोदी जी ने भी वक्त दिया, उसमें उन्होंने कह दिया कि पॉजिटिव रेट जो है वो बढ़ना चाहिए ताकि रिकवरी रेट बढ़े। मुझे इस बात का समझ में नहीं आया कि उनका कहने का तात्पर्य क्या था। मेरे ख्याल वो पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज हो गए। वो कहना चाह रहे थे कि नेगेटिव रेट जो है वो बढ़ना चाहिए और रिकवरी रेट बढ़ना चाहिए, उन्होंने कह दिया पॉजिटिव रेट बढ़ना चाहिए, रिकवरी रेट बढ़ना चाहिए। तो आपका क्या मानना है, सरकार का रुख किस तरफ है, और क्या हम साइंटिफिक टेम्पर से चल रहे हैं या हम एक वही पुरानी 1000 साल पुरानी जो हमारी रीति रिवाज चल रही है और जो एक वो चल रहा है उससे चल रहे हैं? हमारा 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 साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो सरकार को क्या संज्ञान लेना चाहिए कि आगे से ये गलतियां ना हो? देखिए आत्मजीत जी, पहला जो सवाल आपने पूछा है इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन अभी आपने मैनेजमेंट की बात, तो मैं आपको बताऊं कि हर जिले में, उत्तर प्रदेश के, खासकर उत्तर प्रदेश और देश के तमाम जिलों में डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनी है, और ये डिजास्टर ही, ये महामारी भी डिजास्टर से कम नहीं, इससे ज्यादा ही। इसमें जो मौतें हुई डिजास्टर से आई हुई मौतों की संख्या में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक्स में किस तरीके से, लॉजिस्टिक्स में वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो अधिकारी होते हैं, जिसमें एनडीआरएफ और बाकी और भी होती है, कमेटियां बनी रहती है, नागरिक सुरक्षा कोर और बाकी और लोग हर जिले में शामिल होते हैं। मुझे लग रहा था कि सरकार और खासकर जिला अधिकारियों ने इसका उपयोग सही से, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, अगर ये लॉजिस्टिक्स में लग जाते तो लॉजिस्टिक्स बहुत आराम से पहुंचाई जा सकती थी। हॉस्पिटल को कितना जाता है ये सीएमओ बताते, सीएमओ के साथ ये कोऑर्डिनेट करते, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाती, तो इस तरह की स्थितियां नहीं हो पाती, ना रेमडेसिविर का, ना किसी और चीज का आपका कालाबाजारी हो। हाँ बोलिए। अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाती है सीएमओ के साथ, तो बहुत अच्छे तरीके से जिला प्रशासन अपने स्तर पर काम कर सकता है। ये मेरा पहला सुझाव था, इस पे सरकार ने कोई काम नहीं किया। दूसरी चीज आपने कहा पत्रकार गिरफ्तार हुए। देखिए, इस देश के अंदर वर्तमान में जिस तरीके से कार्य हो रहा है, कल भी एक डिबेट पर मैंने यही सवाल उठाया था, और मैंने भी अपना एक यूट्यूब बनाया अभी, भेजा अभी, कि अगर सांसद और विधायक मौजूदा सरकार में रहने वाले, सरकार के अगर सांसद और विधायक अगर इस तरह की बातें करेंगे, गोमूत्र का अर्क पी के हम कोविड को हरा सकते हैं, या आरएसएस जो सबसे बड़ी संस्था है
अगर वो भारतीय जनता पार्टी की मातृ संगठन है, अगर वो ये कहेगी कि हवन करो और हवन करने के धुएं से हम सैनिटाइज कर देंगे रोड्स को, तो इससे एक गलत मैसेज जा रहा है। इस गलत मैसेज का प्रभाव ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के तमाम गांवों में खबरें भी अब आने लगी हैं कि जौनपुर हो, आपका बुलंदशहर हो, बाकी जगहों पर, गोरखपुर है, देवरिया है, बहुत सारे जो जिले हैं, क्योंकि हमारा जो गांव है बहुत ही धार्मिक लोगों का गांव, धार्मिक लोग रहते हैं, वास करते हैं, तो वो क्या करेंगे, फिर वो धर्म के इन विषयों पर ज्यादा एतबार करेंगे और वो हवन करने लगेंगे। तो जब हवन होगा तो मंदिरों पर होगा या किसी सार्वजनिक जगहों पर होगा, तो इससे क्या होगा कि लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग जो होनी है वो फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं है और लोगों की बीमार होने की, संक्रमित होने की संख्या और बढ़ जाएगी, जो अभी तक थोड़ी सी भी कम, अगर मान लीजिए अगर 100 है तो 200 हो जाए, अपने आप हो जाएगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट की आपने बात की, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट से ये सरकार नहीं चल रही। अगर होती तो शाहिद जमील जो टास्क फोर्स, कोविड टास्क फोर्स के अध्यक्ष थे, तो मुख्य सलाहकार थे, उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ता। तो ये सरकार कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हुई, उसको पता ही नहीं उसे करना क्या। और उसका प्रेजेंट एग्जांपल ये है कि आईसीएमआर गाइडलाइंस बताता है कि रेमडेसिविर नहीं लेना है, लेकिन डॉक्टर लिखते हैं। वो कहता है कि कोविशील्ड में पहले कहता है कि 4 हफ्ते का गैप होता है, फिर कहता है 8 हफ्ते का गैप, फिर 12, फिर 16, क्योंकि इनके पास खुद इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको करना है। क्योंकि यहाँ पर जो विशेषज्ञ है, जो स्पेशलिस्ट है, उनकी राय नहीं ली जाती। चाहे नेशनल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, डिजीज के लिए एनसीडीसी है, उसके कोई विशेषज्ञों को पीछे कर दिया गया है। वायरोलॉजिस्ट से और महामारी विशेषज्ञ जो होते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर में जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनका कोई राय नहीं ली जाती। रिसर्च वालों की अगर आप राय लेंगे तो रिसर्च वाले तो बीमारी के कॉज बता सकते हैं, लेकिन बीमारी से लड़ना कैसा है वो पब्लिक हेल्थ केयर के सिस्टम के लोग बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या जगह है, कितनी हमारी जनसंख्या क्या, डेमोग्राफी क्या, हमारा उस अनुपात में, उस प्रोपोर्शन में हमें क्या क्या चाहिए, ये वो बता सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए कि अगर चीफ सेक्रेटरी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ये नहीं बता सकते कि किस जगह पे कितने ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि राइट मैन एट राइट जगह पे नहीं, हमारे यहाँ यस मैन है। और यस मैन क्या होते हैं, वो भाप जाते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, और वो उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम उनको खुश करें, जिससे हम कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकें, जिससे हम मुख्य सचिव बन सकें, और उसके बाद जब हम रिटायर हों तो हम किसी आयोग के अध्यक्ष बन सकें, या हम राज्यसभा जा सके, या हम कोई और कोई बहुत ज्यादा पद प्राप्त कर सके। ये इन लोगों की अब मंशा हो चुकी है। और पिछले 5, 7 साल, 8 साल में इस तरह की चीजें हुई हैं कि जब बड़े बड़े नौकरशाह या जजेस या वो सीधे जो है वो राज्यपाल बना दिए गए या उपराज्यपाल बना दिए गए या कुछ और बना दिए जा रहे थे। तो ये कृपा पात्र बनने के लिए इस समय क्या है कि प्रधानमंत्री का पद हो या मुख्यमंत्री का पद हो, उनका काम है मॉरल बूस्टिंग, और उनका काम यह है कि मैं खड़ा हूं, आपको क्या लॉजिस्टिक्स चाहिए मैं उसको खोज के आपको दूंगा, उनसे बात करनी चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या है कि समस्याओं पर भी हम छुपाना चाहते हैं, हम आंकड़े छुपा रहे हैं। अगर हम आंकड़े छुपाएंगे तो हम उसकी मर्ज की दवाई नहीं खोज सकते। अगर मुझे बुखार हो और मैं डॉक्टर के पास ना जाऊं तो डॉक्टर कैसे घर बैठे तो नहीं जान पाएगा कि मुझे क्या दिक्कत। जब तक मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा नहीं, ये नहीं पूछेगा डॉक्टर कब से बुखार है, मैं कहूंगा कल से आ रहा है मुझे 7 दिन पहले से। तो 7 दिन पहले से फिर वो कहेगा कि आप ब्लड टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, टाइफाइड कराओ, ये कराओ, RT-PCR कराओ, जो भी है। अगर कहूंगा 1 दिन का तो कहेगा नॉर्मल है, फीवर है, तो गलत डायग्नोस हो जाएगा। गलत डायग्नोस होगा तो मुझे गलत दवाई मिलेगी, तो मैं जल्दी ठीक नहीं होगा, मेरी बीमारी कम होने की जगह पे बढ़ जाएगी। यही चीज इस समय वर्तमान में सरकार के साथ है। सरकार को जो लोग बताना चाहते हैं उससे सरकार सुनती नहीं। खासकर जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों में, वहां पर केंद्र में तो प्रधानमंत्री और उनका पीएमओ है, और राज्यों में मुख्यमंत्री उनका सीएम ऑफिस है। तो अगर सीएम ऑफिस और सीएम मिलकर कंट्रोल करेंगे पूरे राज्य को, तो यही मिसहैपनिंग होंगी जो दिख रही है।
और पीएम ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर अगर कंट्रोल करना चाहेंगे तो यही स्थिति होगी। आप मॉरल बूस्टिंग करें वो ठीक है, आप डीएम से बात करो वो ठीक है, डीएम को आप बहुत सारी बातें बताओ, उसमें आप स्लिप ऑफ द टंग हो सकती है कि आप नेगेटिव कहना चाह रहे थे, पॉजिटिव बेनिफिट ऑफ डाउट कह सकते हैं, हम लोग भी कहते हैं, चला जाता है शब्द, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं कि उन्होंने नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बोल दिया तो उसको मैं, लेकिन प्रधानमंत्री अगर यही चीज करने लगेंगे कि सारी चीजें वही बताने लगेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। इस समय तो महामारी विशेषज्ञ इस्तीफा दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसको रोकने की जरूरत थी, उसको रोककर उसे पूछने की जरूरत थी, उसे कहना चाहिए था कि और किनको किनको हम इन्वॉल्व करें जिससे हम इसके वैक्सीनेशन प्रोसेस को हम सही कर पाए, हम टेस्टिंग को सही कर पाए, और लॉजिस्टिक्स में क्या क्या चाहिए आप बताइए। लॉजिस्टिक्स आपके पास आ रही है, ऐसा नहीं कि देश के अंदर, अब विडंबना ये है हमारे देश के अंदर कि हमारा देश ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उत्पादक है, वहां ऑक्सीजन की किल्लत है, मैनेजमेंट की कमी है, ये कमी मैनेजमेंट की है। हमारा देश वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, वहां वैक्सीन की कमी है, जबकि हमारे पास एन नंबर्स ऑफ वैक्सीन के निर्माता है। तो आपने जो, मैं कह रहा हूं कि कोविडशील्ड को मारिए, आप अलग रखिए, आपके पास कोवैक्सीन में तो सरकारी एजेंसी से लगी हुई थी, एक पार्टनर तो सरकारी एजेंसी थी भारत बायोटेक के साथ, आप उसके तो फॉर्मूलेज को खोल सकते थे, वहां पे लाइसेंस को फ्री कर सकते थे, दूसरों को लाइसेंस दे सकते थे, तो सबलेट जब हो जाता चीजें तो वैक्सीन की बहुत ज्यादा मात्रा बन सकती थी, और एस्ट्राजेनिका पे दबाव बनाया जा सकता था कि भाई कोविडशील्ड को आप यहाँ पे इसको कहो, क्या नाम है, आप आधार पुना वाले को, कि भाई आप जो है इसका जो आप वो कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, उसका उत्पादन और बढ़ाओ। स्पुतनिक से भी बात करनी चाहिए थी एक समय पर, फाइजर से भी बात करनी चाहिए थी, वो समय भी अभी भी समय है, अभी भी आप उत्पादन की क्षमता जब तक नहीं बढ़ाओगे, जब तक आप 200 करोड़ वैक्सीन नहीं लगा पाओगे, तब तक आप चाहे स्पुतनिक का 1 डोज वाली वैक्सीन ले आओ, चाहे जॉनसन जॉनसन की 1 डोज वाली लाओ, तो वो भी वैक्सीन आपके पास तो एन नंबर्स ऑफ, इस समय तो 10 से 11 12 वैक्सीन आ गई है मार्केट में, तो उसका सबका उपयोग करो आप, क्योंकि आपके पास आबादी बहुत बड़ी है। आबादी एक दिन के अंदर तो बढ़ी नहीं, जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली थी उस दिन भी यही आबादी थी, इससे 1-2 करोड़ 2-3-4 करोड़ कम होगी। तो ये चीजें हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता था, लेकिन मैनेजमेंट में ये सरकार फेल है, ये इवेंट मैनेजमेंट करती है, जो भी ये लोग करें इवेंट मैनेजमेंट के लिए। इवेंट मैनेजमेंट से आप किसी भी महामारी से या किसी भी क्राइसिस से आप लड़ नहीं सकते, आप दिखा सकते हैं। अब जैसे अभी गुड़गांव का मैं देख रहा था कि गुड़गांव में एक कोविड सेंटर का फील्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्यमंत्री खट्टर करके चले गए, 100 बेड का था, उसमें 80 ऑक्सीजन या ऐसे था, 100 बेड का था, उसमें कुछ ऑक्सीजन का था, कुछ आईसीयू का था, लेकिन वो तैयार नहीं। जब लोगों ने अपने मरीजों को भेजना शुरू किया तो वहां पे कोई है ही नहीं फैसिलिटी, वो अभी तैयार हो रहा है। तो आप ऐसे इवेंट मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? अभी भी आपदा में भी आपको अगर इवेंट और अपनी इमेज ब्रांडिंग की ही पड़ी है, तो मुझे लगता है कि ये देश गलत हाथों में है। जी, मेरा अगला सवाल डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी से है। डॉक्टर राजाराम जी, आज हमने देखा WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने सेकेंड वेव के बारे में कहा कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन और होना चाहिए, क्योंकि जो सेकेंड वेव है वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आई है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन जो ग्रामीण इलाकों से है वो करेक्ट आती नहीं है, इसलिए कितने केसेस हैं और एक्चुअल डेथ रेट क्या है हमें पता नहीं है। दैनिक भास्कर में आज एक खबर आई जिसमें कहा गया कि जो डेथ रेट बताया जा रहा है सरकारी आंकड़ों के द्वारा वो कम से कम 10 गुना ज्यादा है, कि अगर 2.5 लाख डेथ बताई जा रही हैं तो 25 लाख लोग ऑलरेडी जो है वो इस टाइम जो है इस कोरोना महामारी में जो है वो उनकी मौत हो चुकी है। इस तरह की खबरें दैनिक भास्कर ने खबर छापी आज। और डॉक्टर स्वामीनाथन का भी ये कहना है कि जो नए वेरिएंट्स हैं उनको एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो है हमारी बॉडीज का, वो नए वेरिएंट्स में जो है वो इस टाइम लंग्स के द्वारा ब्लड क्लॉट भी कर रहा है, और विभिन्न तरह की किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड और ब्रेन डैमेज से रिलेटेड कई बीमारियां जो है, ये नया वेरिएंट जो है ब्लड क्लॉटिंग के द्वारा और बीमारियों के द्वारा जो है उसको बढ़ा रहा है। और एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो है वैक्सीनेशन का जो है अभी प्रॉपर नहीं है। पर उनका ये भी कहना है कि हमारे बॉडी के जो टी सेल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं हमारी इम्यूनिटी, जो हमारी एक बेसिक इम्यूनिटी होती है बॉडी की, एंटीबॉडीज होती हैं जो, वो टी सेल्स जो हैं वो बहुत अच्छे प्रोग्राम्ड होते हैं और उन्हीं के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप कहते हैं कि जड़ी बूटियों से और नेचुरल रेमेडीज से
ये टी सेल्स की इम्यूनिटी बहुत बढ़ाई जा सकती है कि आपको वैक्सीनेशन की जरूरत ही ना पड़े, और पड़े तो बहुत नए तरह के जो वेरिएंट्स आ रहे हैं उनको आप सशक्त रूप से फाइट कर सके। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये बॉडी की टी सेल्स इम्यूनिटी के बारे में कुछ बताइए, और जो वैक्सीन अवेलेबल हैं आज की डेट में वो कितनी कारगर साबित होंगी आने वाले वेरिएंट्स के बारे में। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो आज छत्तीसगढ़ में वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का जो उन्होंने प्रोसेस सिंपल आउट कर दिया है, जिसमें मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, मैनुअल रजिस्ट्रेशन भी कर दी गई है, और ये भी कहा गया है कि स्लॉट एलोकेशन जो है वो मैनुअल मोड से होंगे, और 24/7 हेल्पलाइन भी बना दी गई है डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे। तो उससे कितनी कारगर साबित होगी आपके डिस्ट्रिक्ट में ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इसके बारे में कुछ बताइए। भाई आत्मजीत जी, तीन चार चीजें आपने बात कही। एक तो ये कोरोना से लड़ने में आयुर्वेद या ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस जो हमारी THP है, परंपरागत चिकित्सा पद्धति, वो कितना मदद करेगी। दूसरा, छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है वो कितना कारगर होगा। तीसरा, सेंट्रल लेवल पे जो WHO की गाइडलाइंस है या गवर्नमेंट की है वो कितनी कारगर है। तो मैं सबसे पहले तो आता हूं कि WHO की जो गाइडलाइंस है, और WHO की गाइडलाइंस, ICMR, ये सब कुछ मिलके जो कुछ भी कर रहे हैं इसका कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। दूसरे दौर में हकीकत ये है कि ये टोटल कोरोना के ऊपर है कि जिससे वो पकड़ रहा है वहां इनके सारे अनुमान ध्वस्त हो जाते हैं, फिर वो 2 दिन के अंदर खत्म हो जा रहा है। चाहे वो नौजवान है, पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति है, और मतलब कि शरीर उसका मजबूत है, सारे अंग उसके प्रत्यंग मजबूत हैं, उसको सारी दवाइयां दी गई। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूँ, बहुत सारे उदाहरण हम देख रहे हैं, बारीकी से नजर रख रहे हैं, हम डॉक्टरों से चर्चा कर रहे हैं, एक्सपर्ट डॉक्टरों से लगातार। तो कि एकदम स्वस्थ व्यक्ति है, कोरोना से आता है, कोई बहुत ज्यादा ग्रसित भी नहीं है, और धीरे धीरे अचानक उसका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है, और फिर वो रेमडेसिविर, प्लाज्मा, सब वेंटिलेटर सब देने के बाद भी खत्म हो जाता है। यानी यहाँ पे हमारी इस लड़ाई का मतलब वास्तव में कुछ भी नहीं निकलता। हकीकत तो यही है कि हम केवल रश बदायगी कर रहे हैं, वेंटिलेटर तक ले जाके। जिसको कोरोना मारना चाह रहा है मार रहा है, जिसको छोड़ना है छोड़ रहा है। सारे अनुमान हमारे ध्वस्त है। पहली चीज तो मैं बताऊं, ये हकीकत को स्वीकार करें, तब हम कुछ इससे बेहतर करें। अभी तक जो कुछ भी हमने किया है, चाहे दोनों वैक्सीन की, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, ये कई तरफ तर्क दे रहे हैं कि इतने प्रतिशत बच रहे हैं, उतने प्रतिशत बच रहे हैं, लेकिन जिसको दोनों वैक्सीन लग गई वो भी स्वस्थ आदमी में मर रहा है, एक लगी है वो भी मर रहा है। तो अभी आपने देखा होगा कि 40 डॉक्टर कल मर गए, कल 40 डॉक्टर की डेथ हुई है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब लोग अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है इसके एकदम कारगर उपाय ढूंढे जाने की जरूरत है। और जो वैक्सीन आ गई हैं, जो दवाइयां चल रही हैं, हर दवाई कंपनी का अपना अपना एजेंडा है, और वो उसे प्रमोट करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। आप जानते हैं कि बीमारियां पैदा तक की गई हैं अपनी दवाइयों को बेचने के लिए, चाहे HIV हो, एड्स, बड़े बड़े स्कैम इसके पीछे हुए हैं। तो एक तो ये बड़ी चीज है जो कभी, मेरे ख्याल से कभी भी यह एक्सपोज नहीं होगी। इस तरह की चीजें कभी एक्सपोज नहीं होती, दफन हो जाती है। अब दूसरा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी का तो, या शासन का, तो इन्होंने तो बहुत निराश किया, इनके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आज भी इन्होंने जो ट्वीट किया है कि भाई ये जिले के लेवल पे हर जिले के अलग अलग चैलेंज हैं, और DM उससे लड़े, और जिला जीतेगा तो देश जीतेगा। तो भैया ये फुटबॉल खेलते हैं, मतलब रोनाल्डो वाली इनको गोल्डन बूट इनको मिलना चाहिए था कायदे से। ये कभी राज्य के पाले में डाल देते हैं गेंद, कभी अब जिले तक आ गए हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, अब जिले को दे रहे हैं। ठीक है, अंत में सरपंच तक के जाएंगे, आप देख लेना, समझ गए। तो ये केवल और केवल किसी न किसी तरह से अपना जो चेहरा है, अपनी शाख है बचाने के लिए, ये और इनके साथ एक बहुत बड़ा समूह है जो अलग अलग तरीके से ये कोशिश कर रहा है। और वास्तव में कुएं में भांग यही लोग डाल रहे हैं। बहुत लड़ने के तरीकों में जो एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है इनके चलते, इनके इन बयानों के चलते, इनके इन तौर तरीकों के चलते। सिंक्रोनाइजेशन यानी आप समझ रहे हो, सभी विभाग, सिविल सोसाइटी, सबको जो मिल के डिजास्टर
का सामना जो करते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट में सभी को एक होके लड़ना होता है। लेकिन ये जो अचानक कभी स्टेट पे डाल देते हैं, अब आपने देखा ही कि ऑक्सीजन के लिए स्टेट लड़ रहे थे, फिर वैक्सीन के लिए लड़ने लगे, अभी जिला के लेवल पे ला रहे। अब जिले जिले में ये हाल है कि एक जिला लॉकडाउन कर रहा है, ये कर रहा है, तो इधर से उधर नहीं जा रहे हैं, ये मरीज हमारा नहीं तुम्हारा है। जिस तरह से लाशों को लेके जिले आपस में लड़ते थे कि नहीं, गाजीपुर कहता है ये हमारा नहीं है, उधर बक्सर कहता है ये हमारा नहीं है, फिर बिहार और यूपी लड़ रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब केंद्र शासन जो है, जिसे हमने चुना है, केवल राज करने के लिए और उद्घाटन करने के लिए नहीं चुना है हमने। ऐसे आपदा के समय आपको अपने नेतृत्व क्षमता, अपनी कुशलता, अपने प्रबंधन क्षमता को दिखाना है, ये प्रूव करेगा आपको। तो ऐसे समय में मेरा मानना है कि जितनी चिकित्सा की इकाइयां हैं, चाहे होम्योपैथिक है, किसी को आउटराइटली खारिज न करे, 200 साल से पद्धतियां हैं, यानी कहीं न कहीं काम आती है। और चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे टीएचपी है, सबको करे, लेकिन विज्ञान सम्मत हो। विज्ञान सम्मत होना बेहद जरूरी है। अगर हम केवल अपने किसी धार्मिक एजेंडे को या धार्मिक भावनाओं को लेके सोचें कि हम पुनः लोगों का जो जनता तो धर्म भीरू है, इसे प्राकृतिक प्रकोप बनाएं और हम हवन के जरिए केवल इसको ठीक कर दें। अगर हवन के जरिए ठीक होता है तो किसी एक एम्स वगैरह के किसी एक, जहां 150 मरीज हैं, जहां सीवियर मरीज हैं, गंभीर मरीज हैं, वहां पे हवन करवाएं, उनको ठीक कराएं, उसका लाइव दिखाएं, लाइव पूरे देश को दिखाएंगे, देखो हाँ हवन से ठीक हो रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे। फिर उसका डिसेंट्रलाइजेशन करें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हो रहा है आज की तारीख तक, यह वास्तव में इस महामारी से लड़ने का सही तरीका नहीं है, उचित तरीका नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा। अंत में वहीं पे आऊंगा जहां से आपने शुरू किया था, कि हम कर सकते हैं व्यक्तिगत तौर पे अपने किचन से, कि अपना पेट ठीक रखें, संतुलित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं, और भोजन में विटामिन सी की मात्रा हो, चाहे नींबू हो, आंवला हो, खट्टे फल हो, इनको लें, और मिर्च मसाले से बचें, पर्याप्त नींद लें, और जितना बच सकते हैं इस बीमारी से दूर रहें। जो सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंड है उनका पालन करें, सैनिटाइजेशन करें, ये सब कुछ हम करें। और बाकी सरकार से कोई विशेष अपेक्षा न रखें। मेरे ख्याल से कोरोना से बचने के लिए ये भी एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि सरकार से कोई विशेष अपेक्षा न रखें, क्योंकि जिस हिसाब से वैक्सीन दे रहे हैं, मैं गणित का स्टूडेंट भी रहा हूं, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये जिस रफ्तार से जितनी कंपनियों को दे रहे हैं, ये केवल और केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। 11 दिन में इनके पास दूसरी किस्त पहुंची है, वो 60,000 पहुंची है स्पुतनिक की, 60,000। और वो समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में इतना ही ये डंका पीट रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई सच में अगर पूरे देश का वैक्सीनेशन हो जाता, तब अगर इस तरह का कोई आयोजन होता तो समझ में आता। आ गई है हैदराबाद, पहुंच गई स्पुतनिक की दूसरी खेप। और ये जो मीडिया इनके हैं, वास्तव में उन्हें तो उनके लिए मुझे लगता है कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। जिस तरह से वो पेश कर रहे हैं इन सारी चीजों को, इतना बड़ा समाचार पत्र है दैनिक जागरण, मतलब इतना बड़ा समाचार है, मैं खुलेआम कहता हूँ धिक्कार है इनके ऊपर। ये चरणोदक ले रहे हैं इन नेताओं का, सत्ता का। ये जिस तरह से कह रहे हैं, बड़े बड़े लेख छाप रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता है कि 60,000 खाली डोज आई है, केवल 60,000, आदित्य जी। और ये इतने बड़े समाचार पत्र उसको इतना बड़ा इवेंट बना के पेश कर रहे हैं, हद कर दिया इन लोगों ने। तो क्या है कि जनता को सही बात कैसे पता चलेगी जब इतने बड़े बड़े मीडिया इस तरह का कुएं में भांग घोलते रहेंगे, तो जनता को कैसे पता चलेगा कि हकीकत में हम कहाँ हैं। अब तो ना वैक्सीन के भरोसे आप बैठे, ना सरकार के भरोसे बैठे। और आपने जो शुरू में कहा था कि ये खोला जाएगा, ये किया जाएगा, प्लानिंग कमीशन ने कहा ये किया जाएगा, वो होगा, इतने कोविड के अस्पताल बनेंगे, इतने में ऑक्सीजन होगा, इतनी बेड होगी, ये होगा, ये जितने में गा लगा दिया है इन्होंने ना, वो केवल गीत ही है। आप सुन लीजिए, 20 लाख करोड़ का जिस तरह से पैकेज आया था, समझ गए, वो गुब्बारा उड़ के किसी कहीं और उड़ के चले गया इस देश से बाहर, वैसे ही आप इसको भी मान लीजिए, गा गा गा, 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 गा गाने से कुछ होने वाला नहीं। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी। आपने जो बातें बताई ये काफी कारगर हैं और इससे यही बात समझ में आती है ईशान त्यागी जी, जो सारी बातों का तथ्य यही निकल के आया है कि सरकार लीपापोती कर रही है, लीपापोती कर रही है। वो जो भी सिस्टम बना रही है वो सिस्टम टू लिटिल टू लेट है। आज की डेट में गांव देहात में अगर वो सीए कोविड केयर सेंटर की बात कर रही है, अब आप देखिए ऑक्सीजन की इतनी इन्होंने सप्लाई यहाँ बढ़ाई दिल्ली के शहर में कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अब सडनली ओवर ऑक्सीजन हो गई, ओवर एक्सेस कैपेसिटी हो गई। अब उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको गांव देहात में कैसे मूव करें, और गांव देहात में लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए, और जाएगी तो कैसे जाएगी, और वहां मैनेज कौन करेगा? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर ऑक्सीजन को ढंग से तरीके से ना दिया जाए एक रेगुलेटेड गाइडलाइंस के अंदर, मेडिकल गाइडलाइंस के अंदर, तो वो घातक भी साबित हो सकती है। वो लोगों की जान भी ले सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। तो ये जो कोविड केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, बजाय ये जान बचाने के, तो डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने कहा कि जिस तरह के प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं ये जानलेवा बन जाएंगे। अस्पतालों में जो पेशेंट जाता है, वेंटिलेटर पे जाता है, आईसीयू में जाता है, वो बचता नहीं है। तो यही बातें कहीं कोविड केयर सेंटर्स और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में ना हो कि नेग्लिजेंस से लोग मरना शुरू हो जाएं। इस बारे में मुझे बताइए कि आपका क्या सोचना है इस बारे में। सिर्फ 1 मिनट आपके पास है, उसके बाद फिर मैं प्रोग्राम को एंड कर दूं। जी अग्नि जी, देखिए गांव में इस टाइम स्थिति ये है कि जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग धरातल पे बोल रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल जाओगे तो मौत सुनिश्चित है, मरना सुनिश्चित है। तो ये भ्रम इसलिए है क्योंकि देखिए हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल में नर्सेज नहीं है। और अगर हॉस्पिटल में सही में जा रहे हैं तो एक एक डॉक्टर, मान लीजिए अगर 20-20 या 30-30 पेशेंट को देखेगा तो वो नहीं देख सकता, वो भी एक इंसान है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लॉजिस्टिक्स, जैसे हमने बोला, लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना। लॉजिस्टिक्स में सब कुछ आता है, सप्लाईज भी आती है, मैन पावर प्लानिंग भी आती है, आपका मेडिसिन कितनी जानी चाहिए, कितने बेड्स होने चाहिए, ये सब आता है। मैं आपको इसका इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक वो वक्तव्य बता देता हूँ। उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है, हाईकोर्ट, कि इट टुक अप बिजनौर एज अ टेस्ट केस एंड उसमें ये बोला गया है कि लेवल 3 हॉस्पिटल्स में, मतलब मान लीजिए 3 डिस्ट्रिक्ट में मिला के 150 बेड हैं। 150 बेड अगर होंगे, अगर बिजनौर जैसे एक उसमें डिस्ट्रिक्ट में, तो कैसे काम चलेगा? 150 बेड हैं, 5 बाईपैप की मशीन्स हैं और 2 कैन्युलाज हैं सिर्फ। तो इस तरह की चीजों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो वही भ्रम फैलता रहेगा गांव में कि अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपकी मौत सुनिश्चित है। दूसरी चीज, इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और चीज बोली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण चीज बोली है। वो बोली वैसे तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वो हर राज्य पे इम्प्लाई करती है। क्योंकि देखिए अभी देखिए कई देशों ने, चाहे अमेरिका हो, उन्होंने अपना जो ये हमारा जो वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला है, या फिर आप बोल लीजिए जो लीगल राइट्स हैं, वो वेव कर दिए हैं। तो अब क्या करना चाहिए सरकारों को, कि सरकारों को जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वैक्सीन बना सकती है, अगर उसकी कैपेसिटी कम है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सरकार को लोन नहीं देना चाहिए, जिस तरह से केंद्र सरकार ने किया ना कि लोन दे दिया हमने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को। लोन नहीं देना, आपको इन्वेस्ट करना है, उसमें इन्वेस्ट करके आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए। मैन्युफैक्चरिंग आप बढ़ाएंगे, अपने आप आपके पास वैक्सीन आ जाएंगी। टेक्निकल नो हाउ जब तक नहीं आएगी, जब तक प्रोडक्शन नहीं होगी। नहीं, उसमें टेक्निकल नो हाउ भी आएगी। टेक्निकल नो हाउ भी आएगी, उसमें आपके इक्विपमेंट भी आएंगे कि सर आपको अगर बनाना है तो किस तरह के इक्विपमेंट चाहिए, आपको कुछ कंटेनर्स चाहिए होंगे, आपको कुछ पाइप्स चाहिए होंगे उस तरह के जिसमें आपकी वैक्सीन जा सके, आपको स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए होगी। वो सब टेक्निकल नो हाउ का ही पार्ट है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और टेक्निकल नो हाउ तभी आएगी जब आप फॉरेन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे बात करेंगे, उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेंगे। यहीं पे रोकूंगा, हमारा समय खत्म हो गया है। हम कल फिर मिलेंगे इसी टाइम और इस बारे में डिस्कशन करेंगे, वैक्सीनेशन के बारे में और चीजों। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईशान त्यागी जी, आपका बहुत